बताए थे कि जीवों के उत्पत्ति के विषय में रासायनिक संश्लेषण अथवा पदार्थवाद। तो जीवों की उत्पत्ति के विषय में रासायनिक संश्लेषण जब हुआ या पदार्थ अपने अस्तित्व में आ गए तो जीव की उत्पत्ति हुई। उसमें हम इस आधार पर पहुंचे थे कि जो है जीव की उत्पत्ति में जो है ये रासायनिक जो अभिक्रिया हुई, तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद ये जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ और वही जटिल यौगिक जो है जीवों की उत्पत्ति के जो है मुख्य आधार बने। वही रासायनिक वही जो है जीवों की उत्पत्ति के आधार बने। तो अब कुछ बिंदु बाकी था जिसमें जीवों की उत्पत्ति के विषय में रासायनिक संश्लेषण अथवा पदार्थवाद पर जो है आपके जो ओपेन और ये ओपेन और ये अलेक्जेंडर ओपेन और जो है अलेक्जेंडर ओपेन का कंसेप्ट उन्होंने अपना दिया और उसी के कंसेप्ट को जो है ये जो है इस चौथे नंबर जीव की उत्पत्ति के सिद्धांत में जो है प्रबलता दी गई। तो उसमें अब हम यहाँ तक पहुँचे थे। अब आइए आगे चलते हैं कि कुछ बिंदु और है जो यौगिकों का, जब जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ तो जटिल यौगिक के बाद क्या होता है। तो कार्बनिक यौगिकों के संयोजन से कार्बनिक यौगिकों के संयोजन से इन यौगिकों के बहुलकों, किन यौगिकों जो कार्बनिक यौगिक बने, पहले परमाणुओं के जो है परमाणुओं के कार्बनिक यौगिक जब बने तो एक यौगिक, दो यौगिक, तीन यौगिक, चार यौगिक, ऐसे इनकी श्रृंखला बनती गई। तो बताता है ये हाल्डेन और जो है अलेक्जेंडर कि कार्बनिक यौगिकों के संयोजन से इन यौगिकों के बहुलकों, इन यौगिकों के बहुलकों बहुल माने बहुलता, ज्यादा संख्या में यौगिकों की ज्यादा संख्या हो गई इसलिए उसके बहुलक कहते हैं। तो बहुलकों का निर्माण हुआ, यौगिकों के संयोजन से इन यौगिकों के बहुलकों का निर्माण हुआ, बहुलकों का निर्माण हुआ। अब इन बहुलकों में उदाहरण स्वरूप जैसे बहुलक क्या हुए, शर्करा यह भी एक बहुलक हुआ, शर्करा जिसे शुगर कहते हैं, जिसे शुगर कहते हैं, शर्करा क्या कहते हैं, शुगर कहते हैं। अगर आईएएस के परीक्षा में पूछ दे शुगर क्या है तो बहुलक है। क्या है, बहुलक है शर्करा। उसके बाद मंड शब्द है, मंड इसको कहते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज से, ग्लाइकोजन एवं सेल्यूलोज से
ग्लाइकोजन या सेल्यूलोज से पॉलीसैकेराइड्स पॉलीसैकेराइड पॉलीसैकेराइड पॉलीसैकेराइड्स पॉलीसैकेराइड्स पॉलीसैकेराइड व वसीय अम्ल वसीय अम्ल माने वसा वाला अम्ल वसीय अम्ल पॉलीसैकेराइड किससे निर्माण हुआ? वो बहुलक शुगर था और स्टार्च था, मंड था। तो स्टार्च और मंड जब ज्यादा हो गए तो शर्करा और मंड से ग्लाइकोजन या सेलुलोज से पॉलीसैकेराइड व वसीय अम्ल था ग्लिसरॉल तथा गिल्सरॉल से वसा का निर्माण हुआ। तो हम तो आयत के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं कि इसमें हमको समान जानकारी रहेगी। तो अगर पूछ दे कि किन किन बहुलकों से मिलकर के वसा का निर्माण होता है, तो आपको बहुलक में शर्करा और मंड जब बन गए उन यौगिकों के माध्यम से, यौगिकों के आधार पर तो ग्लाइकोजन हुआ और सेलुलोज से अब पॉलीसैकेराइड हुआ। मतलब उससे जो है ये जब दोनों मिले शुगर और मंड, शर्करा और मंड जब मिले तो ग्लाइकोजन बना। ग्लाइकोजन के एवं सेलुलोज से, चाहे ग्लाइकोजन कहिए, और ग्लाइकोजन एक बहुलक था और एक सेलुलोज से। अब पॉलीसैकेराइड जो है एक बहुलक बना। अब उसी इन्हीं से मिलकर के, इनसे शर्करा से, मंड से, ग्लाइकोजन से, सेलुलोज से पॉलीसैकेराइड बना, वो वसीय अम्ल तथा कौन? शर्करा, मंड, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, पॉलीसैकेराइड और वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल, ये सब जब मिले बहुलक तो वसा बन गई। तब क्या हुआ? वसा का निर्माण हुआ। तो आइए अब आगे चलते हैं। ये जीव की उत्पत्ति में स्टेज में आपको सहायता कर रहा है। तो जीव की उत्पत्ति में आपको सहायता कर रहा है जानने के लिए। तो आइए अब हम चलते हैं कि जब आपको शर्करा और मंड मानी शुगर और मंड से जो है ग्लूकोज और जो है सेलुलोज से पॉलीसैकेराइड व वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल से वसा बन गया। जब वसा बन गया, तब क्या होता है? आइए देखा जाता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन, अमीनो अम्ल व प्रोटीन, अमीनो अम्ल व प्रोटीन, अमीनो अम्ल व प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्लों जो अम्ल बने उसमें ना भी हो गया, न्यूक्लिक हो गया, केंद्रक हो गया। तो न्यूक्लिक अम्लों की परस्पर अभिक्रिया से प्रोटीन या न्यूक्लिक अम्लों की परस्पर अभिक्रिया से न्यूक्लिक प्रोटीन्स बने। न्यूक्लिक प्रोटीन बने। पूछ दे कि किसके संयोजन से या क्रिया से न्यूक्लिक प्रोटीन बने? तो अमीनो अम्ल व प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्लों, अमीनो अम्ल व प्रोटीन, अमीनो अम्ल व प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल आपस में क्रिया किए तो एक न्यूक्लिक प्रोटीन बना। तो न्यूक्लिक प्रोटीन बना तो इसे
बना। उसके बाद क्या हुआ, न्यूक्लिक प्रोटीन्स में जब न्यूक्लिक प्रोटीन बने उसके बाद जब न्यूक्लिक प्रोटीन बन गए तो उसके बाद क्या हुआ, स्वतः द्विगुणन, और इसमें 2 गुण वाला, कितने गुण वाला, 2 गुण वाला अमीनो अम्ल व प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों के परस्पर जब अभिक्रिया हो गई तो न्यूक्लिक प्रोटीन बने। उसके बाद जब न्यूक्लिक प्रोटीन बन गए तो स्वतः द्विगुणन, माने अपने आप ऑटोमेटिक किसी ने बनाया नहीं, जब न्यूक्लिक प्रोटीन बन गए तो स्वतः द्विगुणन सेल्फ रिप्लिकेशन द्विगुणन का न्यूक्लिक प्रोटीन्स में स्वतः द्विगुणन का गुण होता है। द्विगुणन में 2 गुण का गुण होता है तो सेल्फ रिप्लिकेशन हुआ, तो स्वतः द्विगुणन में गुण होता है, द्विगुणन का गुण होता है, द्विगुणन का, उसके बाद स्वतः द्विगुणन का गुण होता है। इसमें न्यूक्लिक प्रोटीन के बाद स्वतः जब क्रिया हुई तो न्यूक्लिक प्रोटीन जब बन गए तो उसके बाद स्वतः द्विगुणन का गुण होता है, इसलिए इसे नील हरित शैवाल कहते हैं। इसलिए इनसे नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन अलगाई, ब्लू ग्रीन GREEN, ब्लू ग्रीन एल्गाई ALGAE, ब्लू ग्रीन एल्गाई। तो ये नील हरित जो है, नील हरित शैवाल जो है की उत्पत्ति होती है। तो इसी नील हरित शैवाल से प्रारंभिक जीव की उत्पत्ति होती है। प्रारंभिक जीव की उत्पत्ति होती है। तो ये अब क्या किए, जब अमीनो अम्ल व प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्लों की आपस में अभिक्रिया हो गई तो न्यूक्लिक प्रोटीन बने, और न्यूक्लिक प्रोटीन जब बन गए उसके बाद स्वतः द्विगुणन का, न्यूक्लिक प्रोटीन में स्वतः द्विगुणन का गुण होता है, ऑटोमेटिक, इसमें किसी का बस नहीं चलता, ऑटोमेटिक। जब यह आप जानते हैं कि बात करिएगा तो उसका प्रक्रिया होगा, बात होगा तो उसके बाद उसी के अनुसार संवाद होगा, जब बात होगा संवाद होगा तो प्रतिवाद होगा, बात संवाद प्रतिवाद, तो वही द्विगुण का सिद्धांत हुआ। तो मार्क्स ने भी यही बात कहा कि एक काम जब होगा, एक बात होगी तो दूसरी बात होगी, जब दूसरी बात होगी तो तीसरी बात होगी। तो ये भी कहता उसी तरह से एक बात हुई तो दूसरी बात हो गई। इसीलिए अमीनो अम्ल प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों की परस्पर अभिक्रिया से न्यूक्लिक प्रोटीन बने
उसके बाद स्वतः द्विगुणन सेल्फ रेप्लिकेशन का गुण होता है, हो गया। इसलिए इनसे नील हरित शैवाल, जब देखिएगा पोखरों में जब पानी जमा होता है तो वे शैवाल नाम का, शैवाल देखते हैं हरियर हरियर शैवाल रहता है, हरा नाम का शैवाल रहता है, वही को जो ग्रीन जो है ब्लू ग्रीन एल्गाई कहते हैं, और वही शैवाल से प्रारंभिक जीव की उत्पत्ति होती है। और तब हाल्डेन क्या कहते हैं, इसके बाद अरे उसको खाना खिला के सुइया दिलवाओ न रे, अरे खाना खिलवा के सुई दिलवाओ। हाल्डेन तब फिर क्या कहते हैं, हाल्डेन, हाल्डेन क्या कहते हैं, प्रारंभिक जलीय वातावरण, प्रारंभिक जलीय वातावरण, प्रारंभिक जल के वातावरण, जलीय वातावरण, प्रारंभिक जलीय वातावरण अथवा आदि सागर, अथवा आदि सागर, अथवा आदि सागर, आदि सागर, प्राइमर, प्राइमर डायल सी, प्राइमर, प्राइमर डायल सी, प्राइमर डायल सी जो कंसेप्ट में आता है, प्राइमर डायल सी, हाल्डेन प्रारंभिक जलीय वातावरण अथवा ये, यहाँ को और थोड़ा सा पीछे आकर के समझ लीजिए, और थोड़ा पीछे आइए। तो जब द्विगुणन के सिद्धांत से जो है उसमें अभिक्रिया हुई तो ये प्रारंभिक, तो ये प्रारंभिक, तो ये प्रारंभिक ये प्रारंभिक जीव जो एल्गाई से बने जीव, प्रारंभिक जीव प्रकाश संश्लेषण में सक्षम थे, प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में सक्षम थे, सक्षम थे, यानी सूर्य की जो किरणों को अवशोषित करने में सक्षम थे। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश ऑब्जर्व करते थे उसी पानी से, सक्षम थे। तो परिणाम ये हुआ, तो परिणाम स्वरूप वायुमंडल में स्वतंत्र ऑक्सीजन, परिणाम स्वरूप वायुमंडल में स्वतंत्र ऑक्सीजन, स्वतंत्र ऑक्सीजन, वायुमंडल में स्वतंत्र ऑक्सीजन, वायुमंडल में स्वतंत्र ऑक्सीजन, वायुमंडल में स्वतंत्र ऑक्सीजन O2 जो है मुक्त हो गई, मुक्त हो गई। पहले O2 मुक्त नहीं थी, क्योंकि प्रकाश का संश्लेषण करने में ये सब जो क्रियाएं थी, जितने पदार्थ थे अक्षम थे। लेकिन जब जो है आपके शैवाल की उत्पत्ति हो गई, ग्रीन एल्गाई, ब्लू ग्रीन एल्गाई की जो उत्पत्ति हो गई, तो उससे जीव की उत्पत्ति हो गई। और वही जीव अब प्रकाश से संश्लेषण करने लगे, और जब प्रकाश से संश्लेषण करने लगे तो वायुमंडल में स्वतंत्र ऑक्सीजन O2 मुक्त हुई। इसी के साथ, इसके साथ, किसके साथ, जब
प्रकाश का संश्लेषण ये जीव करने लगे तो इसके साथ ही वायुमंडल में, इसके साथ ही वायुमंडल में, इसके साथ ही वायुमंडल में, मतलब वायु के मंडल में, मतलब वायु हवा, एयर का बहुत ही हवा थी। हवा का मतलब पवन में ही नापा जाता है कितने पवन हवा है। तो हवा में उपस्थित मीथेन, हवा में उपस्थित मीथेन, मीथेन को कहते हैं CH4 मीथेन, अमोनिया NH3 एवं अमोनिया NH3 अमोनिया NH3 तथा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन N2, वजल H2O, H2O जल का निर्माण हुआ है। तो ये हाल्डेन का ये सिद्धांत है कि जीवों की उत्पत्ति के विषय में रासायनिक संश्लेषण जो है अथवा पदार्थ कैसे बने, रासायनिक संश्लेषण हुआ तब पदार्थ आए, पदार्थ से जीवों की उत्पत्ति हुई। तो प्रारंभिक जीव प्रकाश संश्लेषण में सक्षम थे। जो हरित शैवाल जो थे उससे जीव की उत्पत्ति हो गई और वह प्रकाश से संश्लेषण करने में एकदम सक्षम थे। और परिणाम यह हुआ कि जो वायुमंडल था, अब उस वायुमंडल में स्वतंत्र ऑक्सीजन O2 अब पहले बंधी हुई थी, अब मुक्त हो गई। जब मुक्त हो गई तो इसी ऑक्सीजन के मुक्त होने के बाद वायुमंडल में कौन कौन गैस था? CH4 मीथेन, अमोनिया NH3 तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन N2 व जल H2O का निर्माण हुआ। जब इतना चीज का निर्माण हो गया तो आगे हाल्डेन क्या कहते हैं? इतना बढ़िया वो प्रयोगशाला बनाए तो आगे हाल्डेन क्या बोलते हैं? तो हाल्डेन क्या कहते हैं? तब आगे हाल्डेन क्या कहते हैं? हाल्डेन कहते हैं कि प्रारंभिक जलीय वातावरण, प्रारंभिक जल का वातावरण अथवा आदि सागर प्रारंभिक जल का वातावरण बहुत तब वो आदि सागर, प्रारंभिक जो सागर था, जलों का जो भंडारण था, तो आदि सागर जो है प्राइमर डायल सी के बृहत रासायनिक प्रयोगशाला रासायनिक प्रयोगशाला के रूप में कार्य किया, के रूप में कौन? यही सागर के रूप में कार्य
कार्य किया, ठीक है, जिसे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त हो गई थी, जिसे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त हो रही थी किसको? उसी को, समुद्र को सूर्य से ऊर्जा मिल रही थी, सूर्य से ऊर्जा मिल रही थी। वातावरण ऑक्सीजन से मुक्त था, वातावरण ऑक्सीजन से मुक्त था, वातावरण ऑक्सीजन से मुक्त था, वातावरण ऑक्सीजन से मुक्त था तथा परावैगनिक किरणों के संयोजन से, तथा परावैगनिक, जो परावैगनिक किरणों के संयोजन से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। तो हाल्डेन कहते हैं कि प्रारंभिक जल को वातावरण अथवा आदि सागर प्राइमोर्डियल सी के बृहद रासायनिक प्रयोगशाला, इसको प्रयोगशाला मान लिया गया, यही प्रयोग किया गया, समुद्र से प्रयोग किया गया, समुद्र को ही प्रयोगशाला मान लिया गया और प्रयोगशाला के रूप में कार्य किया, जिसे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त हो रही थी। वो जो है सी है, समुद्र है, उस समुद्रों से, समुद्र जो सूर्य से ऊर्जा ले रहे थे, ऐसे वातावरण में ऑक्सीजन मुक्त था। जब ये ऑक्सीजन जो ऊर्जा ले रहे थे तो ये वातावरण ऑक्सीजन से मुक्त था, ऑक्सीजन से मुक्त था तथा परावैगनिक किरणों के संयोजन से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। जब ऑक्सीजन से मुक्त था वातावरण रही थी, वातावरण ऑक्सीजन से मुक्त था तथा परावैगनिक किरणों के संयोजन से कार्बनिक यौगिक का तब निर्माण हो गया। जब निर्माण हो गया तो धीरे धीरे आदि सागर, तो जब परावैगनिक के संयोजन से जो है कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो गया तो धीरे धीरे आदि सागर, धीरे धीरे आदि सागर एक गर्म सांद्र सूप, एक गर्म सांद्र सूप, सांद्र सूप माने रस, सांद्र सूप, हॉट डाइल्यूट सूप, हॉट डाइल्यूट सूप, हॉट डाइल्यूट सूप में परिवर्तित हो गया, जिसमें कार्बनिक एकलकों, कार्बनिक एकलकों। अब धीरे धीरे आदि सागर जो था, प्रारंभिक सागर था, वो गर्म सांद्र सूप में अब सूप बन गया, रस बन गया, गर्म सांद्र सूप बन गया, एकदम गर्म हो गया। जब सूर्य से जो ऊर्जा लेने लगा तो हॉट डाइल्यूट सूप में परिवर्तित हो गया, जिसमें कार्बनिक एकलकों, जिसमें कार्बनिक एकलकों मोनोमर्स इसको कहते हैं, ऑर्गेनिक मोनोमर्स, एकलकों ऑर्गेनिक मोनोमर्स, जिसमें कार्बनिक एकलकों, एक सिंगुलरिटी, कार्बन का एक सिंगुलरिटी ऑर्गेनिक
एक आर्गन बना वो सिंगल रूप में। कार्बनिक एकलकों एवं बहुलकों कार्बनिक एकलकों एवं बहुलकों पॉलीमर्स, इसको कहते हैं पॉलीमर्स बहुलकों पॉलीमर्स का घनत्व बढ़ता गया, मानो क्या हुआ तब धीरे धीरे जब आदि सागर एक गर्म हो गया और सांद्र सूप हो गया, सूप जैसे हो गया, गर्म सूप हो गया और उस गर्म सूप में बदल गया। इसमें कार्बनिक एकलक जो कार्बन थे वो एक रूप में और बहुत रूप में पॉलीमर्स और मोनोमर्स, ऑर्गेनिक मोनोमर्स बना एक अंगीय और पॉलीमर्स बहुअंगीय, ये सब का घनत्व वजन बढ़ गया। जब बढ़ गया तो आगे क्या होता है, तब आगे क्या आता है, घनत्व बढ़ गया। होल्डेन ने कल्पना की, तब होल्डेन ने कल्पना की, तब होल्डेन ने कल्पना की, तब होल्डेन ने कल्पना की कि एकलकों बहुलकों के समूह में जो एकलक थे और बहुलक थे की कल्पना की एकलकों बहुलकों के समूह में एकलकों एवं बहुलकों के समूह में, एकलकों एवं बहुलकों के समूह में लिपिड झिल्ली, लिपिड मेम्ब्रांस, लिपिड मेम्ब्रांस का निर्माण हुआ तथा बाद के विकास के क्रम ने प्रथम जीवित कोशिकाओं लिविंग सेल को जन्म दिया। बाद के विकास के क्रम में प्रथम जीवित कोशिकाओं लिविंग सेल्स को जन्म दिया। तो अब आइए, जब हरित शैवाल आया तो उसमें जीव की उत्पत्ति हो गई और तब आदि समुद्र को सांद्र रूप मान लिया गया और आदि समुद्र जो है सूर्य से एनर्जी ले करके और एक सांद्र सूप, हार्ड डाइल्यूट सूप में बदल गया समुद्र, और जिसमें कार्बनिक एकलक और कार्बनिक बहुलक यानी ऑर्गेनिक मोनोमर्स मानो एक अंगीय और बहुलक बहुत अंगीय पॉलीमर्स का घनत्व बढ़ गया। अब उसका घनत्व, उसका दबाव बढ़ गया। तब होल्डेन ने विचार किया और कल्पना किया कि एकलकों बहुलकों के समूह में ही लिपिड झिल्ली का निर्माण हुआ। ये कहा कि एकलक या बहुलक, पूछे आईएएस में लिपिड झिल्ली का निर्माण किससे हुआ, तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि ऑर्गेनिक मोनोमर्स और पॉलीमर्स से ही जो है लिपिड झिल्ली का निर्माण हुआ। और जब लिपिड झिल्ली बन गई तो लिपिड झिल्ली के बाद प्रथम जीवित कोशिका, मतलब पहला जीवित कोशिका बनी, सेल बना,
और उसी सेल को लिविंग सेल कहते हैं। और उसी सेल से अब शरीर बढ़ने लगा या जीव बढ़ने लगे, शरीर नहीं जीव बढ़ने लगे और वो कोशिकाएं बढ़ने लगी। तो अब हम आपको कल बताएंगे कि लिपिड झिल्ली क्या होता है और आगे और चलेंगे। इसलिए आज जीवों के उत्पत्ति के चौथा सिद्धांत रासायनिक संश्लेषण अथवा पदार्थवाद को पढ़ते हुए हम लोग समुद्र को एक जो है हाल्डेन ने समुद्र को एक गर्म शांत स्वरूप मानते हुए जो है कार्बनिक एकलक और कार्बनिक बहुलकों, ऑर्गेनिक मोनोमर्स और पॉलीमर्स का घनत्व बढ़ाने की बात करते हैं। और होल्डे ने यह कहा कि एकलक और बहुलकों के समूह ने जब समूह मिल गए तो एक लिपिड झिल्ली बनी और उसी तब लिपिड झिल्ली बन गई। तो लिपिड झिल्ली के बाद प्रथम जीवित पहला जीवित कोशिका लिविंग सेल बनी। तो पूरे पहला जीवित कोशिका दुनिया में संसार में पहली जो है जीवित कोशिका कब बनी? तो ऑर्गेनिक मोनोमर्स और पॉलीमर्स के मिलने से लिपिड झिल्ली बनी और लिपिड झिल्ली के बाद प्रथम जीवित कोशिका बनी। हमेशा याद करिएगा ऑर्गेनिक मोनोमर्स और पॉलीमर्स। जीव विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं जो अपना डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं वो भी इसके वैल्यू को समझें। आम आदमी भी इसको समझ सकता है, यहाँ तक कि कोई भी समझ सकता है कि आखिर जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आगे तर्क कर सकता है। लेकिन हमको आईएएस में सवाल को पास करना है कि अगर कभी पूछ दे कि प्रथम सेल कब निर्माण हुआ, खूब 4 लाइन और लिख दे उसी में एकल को और ऑर्गेनिक मोनोमर्स पॉलीमर्स एक में मिले, उनका घनत्व बढ़ गया। तो यह कल्पना किसने किया? तो उसी में 4 को नाम दे देगा और उसी में के हाल्डेन का नाम दे देगा। तो किसने किया? तो हाल्डेन लगा दीजिएगा। उसी में कहा कि प्रथम जो है सेल का निर्माण कब कैसे हुआ, तो ऑर्गेनिक मोनोमर्स और पॉलीमर्स के मिलने के बाद एक लिपिड झिल्ली बनी और लिपिड झिल्ली के बाद प्रथम कोशिका का निर्माण हुआ। तो हम प्रथम कल से सेल पढ़ाएंगे और लिपिड झिल्ली पढ़ाएंगे। तो आइए अब यहीं पर अपना जो है आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अब बायोलॉजी में चौथा जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत, जीवों की उत्पत्ति के विषय में रासायनिक संश्लेषण अथवा पदार्थवाद के सिद्धांत को हाल्डेन के माध्यम से आपको यहाँ तक लाए। अब लिपिड झिल्ली पढ़ाने के बाद ऑक्सीजन की क्रांति करेंगे। कैसे ऑक्सीजन धरती पे आ गया, जो ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे हैं, उसी ऑक्सीजन की बात कल होगी और कल इसको जानिएगा। तो आप आईएएस बनिएगा तो सरकार में जाके बढ़िया से सलाह दीजिएगा। इसीलिए जीव विज्ञान को भी आईएएसों को पढ़ना होता है और आईएएस जानेंगे तो जाके उन मंत्रियों को बताएंगे कि ऐसे ऐसे करिए, नहीं तो खतरा हो जाएगा, और नहीं करिएगा तो आप भी मरिएगा, हम लोग मरेंगे, समाज भी मरेगा। थैंक यू, धन्यवाद। कमेंट